आप भी पाकिस्तान में हैं और अमेरिका में पढ़ने आने का सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यही सब सवाल अगर आपके जहन में है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि पाकिस्तान से अमेरिका में एडमिशन लेने के लिए या वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको ज़रूरी हैं आपके लिए। तो चले आज शुरू करते हैं। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने मेरा इंट्रो तो देख ही लिया होगा या टाइटल देख लिया होगा कि मेरी ये आज की वीडियो किस हवाले से होने वाली है। ये मेरी वीडियो जो है तमाम पाकिस्तानियों के लिए होने वाली है जो अमेरिका में पढ़ने आने का सोच रहे हैं। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो उनके जहन में सवाल आ रहा होगा, यार इसने तो अपना काम कंसल्टेंसी से करवाया था। करेक्ट। तो कंसल्टेंसी करवाया था, कंसल्टेंसी ने मेरे से पैसे लिए थे सारे, लेकिन मेरा काम टके का नहीं करा था। सारे के सारे काम मुझे खुद करने पड़े थे। तो इसलिए मैं वो तमाम स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके हम यूएस वीज़ा तक पहुंच सकते हैं, ले सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी के ज़रिए करते हैं तो याद रखिएगा थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर हम खुद कर लेंगे तो यार हम अपने माँ बाप के, हम अपने पैसे बचाएंगे। अगर हम खुद नहीं करते तो हमें एक पर्टिकुलर hefty अमाउंट हमें कंसल्टेंसीज को देनी पड़ती है अपना काम कराने के लिए। इन दी फॉर्म ऑफ, मैंने तो अपने टाइम में 1.5 लाख रुपए दिए थे, 1,40,000 1,50,000 रुपये दिए थे, क्योंकि डॉलर उस वक्त 135 का 140 का चल रहा था। राइट नाउ मैंने अभी पूछा लोगों से तो वो बोलते हैं यार इन्होंने $600, $600, सॉरी नॉट रुपए, उन्होंने एक फ़ी कर दी है जो उनको देनी ही देनी है, और 45-50 हज़ार रुपये उन्होंने अपने सर्विस चार्जेस कर दिए हैं। तो इस वजह से, और ये एक एवरेज कंसल्टेंसी का बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपर कंसल्टेंसीज करना चाहते हैं जो नामी ग्रामी कंसल्टेंसीज हैं तो वो आपसे कम अज़ कम एटलीस्ट $1,000 $1,500 आपसे चार्ज करते हैं, विच कुड बी लाइक 4 लाख 4.25 लाख रुपए के करीब ये अमाउंट बनती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे की कंटेंट्स बता दूँ। हमारे की कंटेंट्स क्या हैं जिनको मैं समझता हूँ कि इनके बगैर इनसे ज़्यादा तो हो सकते हैं पॉइंट्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इनसे कम नहीं हो सकते। सबसे पहले हमने बात करी थी कोर्स यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की। फिर हमने बात करी रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की। अच्छा, ये जो इनमें डिटेल्स लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप आएंगे हम। और फिर उसके बाद है हमारे पास I-20 एंड एक्सेप्टेंस लेटर। फोर्थ पे है पेइंग सर्विस फ़ी आती है हमारे पास। फाइलिंग DS-160 फॉर्म। अच्छा, ये मैंने अपने पास ये सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैं ये समझता हूँ जो होने चाहिए। फिर 6 नंबर पे हमारे पास आती है शेड्यूल वीज़ा इंटरव्यू। फिर 7 नंबर पे हमारे पास आती है प्रिपरेइंग फॉर वीज़ा इंटरव्यू। मूविंग ऑन, लास्ट आता है वीज़ा अप्रूवल एंड देन ट्रैवल। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हैं, हम इनको एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये 4 वेबसाइट्स आपके सामने खुल गई हैं और मैंने आपको दिखा दी। collegebond.org, शिक्षा.com, US एजुकेशन US.state.gov और usnews.com। अच्छा, अब इनमें से मैं काम शुरू करने बताने से पहले मैं पहले ये बता दूं कि ये जो हैं यूएस स्टेट ये वाली और ये यूएस न्यूज़ वाली, मैं इनके ऊपर इतना फोकस रिलाई नहीं करा मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी लगी चलाने में और इनको मुझे बड़ी परेशानी भी हुई चलाने में। तो मैंने इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करा। जिस पे मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो था मेरा शिक्षा.com के ऊपर। लेकिन शिक्षा.com से पहले मैं आपको छोटा सा ना इसका, ये कॉलेज बॉन्ड का भी, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने इसको भी थोड़ा बहुत यूज़ करा। यहाँ पे आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट बनाना है। जो पूरी डिटेल है ना सेम टू सेम डिटो कॉपी, वो मैं आपको शिक्षा.com में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं। आपने अकाउंट बनाना है, फिर आपने अपना कोर्स सर्च करना है। साइड में लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास फिल्टर कॉलम्स आ रहे होते हैं। फिल्टर कॉलम्स के अंदर आपने सेलेक्ट करना है। जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको आगे वाले शिक्षा.com में बताऊंगा, कि क्योंकि बेस्ट शिक्षा.com है मेरे हिसाब से। उसका रीज़न ये है, इट्स एन इंडियन वेबसाइट और ये बहुत इजी टू यूज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर ये यूएस की वेबसाइट्स के मुकाबले में, जो हमें बहुत इजीली एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मूविंग ऑन, अगर मैं शिक्षा.com के ऊपर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं आपके लिए। तो मैं इनको हटा देता हूँ
फुल टाइम को रहने देते हैं 20 लाख को। अच्छा ये याद रहे, अच्छा यहाँ पे टॉप के ऊपर आप ये देख सकते हैं, आपके पास सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आ रही होगी, जो आपको पढ़ना है, जिस कंट्री में पढ़ने जाना है आपको सब आ रहा होगा। तो एग्ज़ाम्स आपको टॉफिल है, ड्यूलिंगो पीटी है, आइल्स है, जी मैट, सेट ग्री, वॉट एवर कुछ भी है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। कॉलेजेस की लिस्ट भी शो हो रही होती है। अब आपको अप्लाई करना है, फाइन अप्लाई किस किस में करना है, आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए करना है, फाइनेंस क्या स्कॉलरशिप चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। अच्छा ये इंडियन वेबसाइट है, तो इंडिया में एजुकेशन लोन मिलता है, तो इसलिए आई डोंट थिंक ये हमारे काम की चीज़ है फाइनेंस। सही है। अब ये उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखें जो मैं बात पीछे वाली कॉलेज उसमें बताना चाह रहा था, कॉलेज बोर्ड के अंदर वही चीज़ ये सब यहाँ पे होती है। आपने सिंपली यहाँ सर्च करना होता है, और यहाँ पे ये आपके फिल्टर्स आ रहे होते हैं। आपने अपनी लेट सपोज फील्ड सेलेक्ट करी, बिजनेस एनालिटिक्स मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, हमारे पास एग्ज़ाम दे रहा होता है। एग्ज़ाम कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ड्यूलिंगो चाहिए, ड्यूलिंगो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लिश पेपर्स के, और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए। मिसाल क्यों 10 लाख रुपए क्यों बोलता हूँ, पाकिस्तान के अंदर 10 लाख रुपए इंडिया की वैल्यू बनती है मेरा ख्याल में 30 लैक्स या 31 लैक्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 लाख के करीब कुछ ऐसी बनती है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, इंडियाना लोकेशंस कौन सी चाहिए आपको, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जब आप एक चीज़ इसमें यह है कि बजटेड आप मिनिमम डाउन साइज पे जाते हैं, डाउन साइजिंग के ऊपर बजट के हिसाब से, तो उसमें आपके पास जो है ना ऑप्शंस कम होते जाते हैं आपके पास। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ड्यूलिंगो सेलेक्ट करा, ड्यूलिंगो तो फिर भी आपको 136 142 पे आई थिंक ऊपर ऑप्शन दे रहा था, लेकिन मैंने बजट कम सेलेक्ट करा 10 लाख वाला, तो उसमें मुझे उसने ऑप्शंस और कम कर दिए लोकेशंस के अंदर। फिर अकोमोडेशंस आपको चाहिए, डिग्री प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपको 12 महीने का चाहिए, 24 महीने का चाहिए, ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करना चाहूँगा, आपको बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अगर यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप कॉलेज के लिए अप्लाई ना करें। यहाँ पे जैसे कॉलेज होते हैं, मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, तो वर्जीनिया में कॉलेज है नोवा कम्युनिटी कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत ही कोई बेहतरीन कॉलेज है। और इसी तरीके से दूसरी स्टेट के दूसरी काउंटीज़ के आते हैं, आप वहाँ पे लोकल बच्चे तो पढ़ सकते हैं, बेहतरीन कॉलेजेस हैं ये, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मसला ये होता है, आप यूएस के अंदर आते हैं ना, आपका रिफ्यूज़ल रेशो वो कॉलेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, उनको भी पता है यहाँ पे आके ठपाडर हो जाएगा और इस चक्कर में गायब हो जाएगा, तो इस चक्कर में वो देते भी नहीं हैं। हाँ लेकिन ये है कि कनाडा में आपको इजीली मिल जाते हैं कॉलेजेस में एडमिशन, आपको इंग्लैंड में मिल जाएंगे, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यूएस में तो यूनिवर्सिटी में मिलना मिलना मुश्किल होती है, तो कॉलेजेस तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ थी। मूविंग ऑन मैं आपको बताता चलूँ, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं ये बंद ही कर देता हूँ, फिर ये जो दूसरे टैब खुले हुए हैं, वरना कचरा पकता रहेगा मेरे पास। आपके सामने मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी आ गई, कॉनकोरेडा यूनिवर्सिटी है। मैं इसको खोल लेता हूँ मिसाल के तौर पे, कॉनकोरेडा यूनिवर्सिटी को मैंने खोला। अच्छा यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ का मकसद ये होता है कि आपको 10 तरीके की यूनिवर्सिटी एक साथ खोल के दे देता है, तो इसलिए आपको आसानी हो जाती है। सबसे पहले कॉलेज इन्फो आपको यहाँ मिल जाती है कि कॉलेज किस तरीके का है। अच्छा यहाँ पे इस बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, इनको चीज़ों को स्कूल बोलते हैं यहाँ पे। सही है। कॉलेज आप यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कॉलेज बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, एक ही बात है। मैं कॉलेज जो बोला था आपको पहले, अभी 2 मिनट पहले, कॉलेज बेसिकली ये होता है कि जो कॉलेजेस इंटर करे हुए बच्चे, 12th ग्रेड पास करे हुए बच्चे जो कॉलेजेस में आते हैं, उनके लिए जैसे कॉलेजेस होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी होता है ना कि जो है गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर भी BSc पढ़ाया जा रहा होता है, या BSc पढ़ाया जा रहा होता है, BCom पढ़ाया जा रहा होता है, या BA पढ़ाया जा रहा होता है, प्राइवेट या जिस तरीके से भी, तो ये उसको वेरी करते हैं। सही है। अब कॉलेज की इन्फो आपको यहाँ मिल जाएगी कि कॉलेज किस तरीके का है, एयर इस्टेब्लिशमेंट कब की है, ये सब आपको ये सब मिल जाएगा। स्कॉलरशिप्स कितनी होती हैं, ये क्या है, टॉफिल एक्सेप्टेड है या सेट एग्ज़ाम है। और देखें, और ये अभी जैसे मैं सेट के एग्ज़ाम या GMAT के एग्ज़ाम का जो मैंने आपको बताना है ना, तो ये ऑप्शनल आ गया, तो ये आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें ये यहाँ पे आ रही हैं। फिर कोर्स आ रहा है, कोर्स जो आप पढ़ने जा रहे हो, कोर्स का क्या हिसाब किताब है, ये आपके पास कैरिकुलम आ रहा है। ये व्यू मोड में जाके आप उसका पूरा देख सकते हो कि किस जो बिजनेस एनालिटिक्स
मास्टर्स करवा रहा है, एमएस करवा रहा है, या बी टेक के अंदर करवा रहा है, या बीएससी है, बीबीए है, वॉट, ये आपको कोर्स की मालूमात आ गई यहाँ पे सारी। रैंकिंग आपको पता चल जाती है यहाँ पे, रैंकिंग किस तरीके की है, क्यूएस रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, ये आपको सारी पता चल जाएगी। कि किस तरीके की है। अब जैसे देखा ना, ये रैंक बाय यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंक, तो 2025 में ये 329 है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। और ये इसी तरीके से आप इसको नीचे जाके देखेंगे, ये आपको तमाम सवालों के आपके जवाब देना शुरू कर देगा। रैंकिंग क्या है, किस हवाले से है, रिव्यूज़ बच्चों के। अच्छा, यहाँ पे रिव्यूज़ भी एक चीज़ होती है, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देखना चाहिए, बगैर रिव्यूज़ के काम नहीं बनता। फिर उसके बाद फ़ीस आ जाती है। फ़ीस आपको पता चल जाती है, पर सेमेस्टर कितनी होगी, पर कोर्स कितनी होगी, ये सब लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा होता है। और ये देखिए, इंडियन आईएनआर है ना, तो इंडियन रुपी में लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद गैलरी आ जाती है, एडमिशन्स। गैलरी में हमारा इतना काम नहीं है क्या, एडमिशन्स के अंदर आ जाता है। एडमिशन्स आपको बता रहा होता है कि कब कौन से महीने में होंगे, कौन से साल में कितनी दफ़ा होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बता रहा होता है यहाँ पे। और रिव्यूज़, एक्सेप्टेंस रेट कितना है, ये देखें रिव्यूज़ आ रहा है। इंटर्नशिप पे कितने रिव्यूज़ हैं, पोस्ट स्टडी पोस्ट जॉब्स पे कितने हैं, पार्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी खुद ऑफर करती है इन कैंपस। ये फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस रेट की अगर मैं बात करूँ, एक्सेप्टेंस रेट, एक्सेप्टेंस रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ ही आ रहा होता है। तो ये आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मुझे मना कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉगिन करने का बोल रहा है। और इसलिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इसको मैंने कब यूज़ करा था, जब मैं अमेरिका मुझे आना था, MBA इन यूएसए 2022, ये लिख रहा है आपको। ये मैंने उस टाइम की अपने पास ये बुक मार्क में सेव करी हुई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हो गई। अब अगर मैं बात कर लूँ मिसाल के तौर पे, कॉनकोरिडा यूनिवर्सिटी है इसकी। तो अगर आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वेबसाइट पे जाके सर्च करें, आपके पास और भी वेबसाइट्स आ रही होंगी, आप उन पे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी थी जो मैंने आपको बताई, कॉनकोरिडा यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन, क्या बोलते हैं इसको। ये है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा पेज होता है, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होता है, ये नॉर्मल है, यूनिवर्सिटी सब में आ रहा होता है। अब बात बेसिकली ये आती है, आपके पास यहाँ पे जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए अलग से ही ना आ रहा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में। अप्लाई के अंदर अगर आप जाके करते हो, तो देखें आपके पास ये आ रहा होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री। अगर मैं मास्टर्स के अंदर करता हूँ, तो मास्टर्स के अंदर में देख लें, फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। या मैं ऐसे ही दिखा लेता हूँ कि बैक के ऊपर जाके मैं आपको बेसिकली जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि एडमिशंस एडमिशंस एंड एड के ऊपर शेड्यूल ऑफ विजिट, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और यार, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। देखिए, ये आ गया ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल आ गया, इंटरनेशनल एडमिशन्स। अब आपके पास इंटरनेशनल, अच्छा याद रहे, इंटरनेशनल की फ़ीस जो होती है वो अलग होती है, एज़ कंपेयर टू लोकल स्टूडेंट्स के, कुछ ज़्यादा होती है। और अच्छा, इसमें दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक। अगर मैं पब्लिक की बात करूं, पब्लिक में ये होता है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में 50-60% यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है ना, अच्छी तो होती है, लेकिन अच्छी पब्लिक होती ही अच्छी है, बेहतरीन पब्लिक ही अच्छी होती है, लेकिन उनकी फ़ीस ऐसे होती है कि इन लोकल्स के लिए कम होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मिसाल देता चलूँ, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, जो वर्जीनिया के अंदर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यहीं पे फेयरफैक्स के अंदर है। तो और फेयरफैक्स काउंटी भी जो है ना, अमेरिका की महंगी तरीन काउंटियों में से एक है। तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो ना, कम से कम आपकी फ़ीस जो बनेगी 17-18-19 हज़ार डॉलर पर सेमेस्टर, 3 कोर्सेज़ की बनेगी, 9 क्रेडिट आवर्स की। लेकिन अगर वही चीज़ बच्चा मास्टर्स लोकल बच्चा पढ़ने जाएगा, तो उसकी फ़ीस जो है ना 7-8 हज़ार 9 हज़ार डॉलर ऐसे बनेगी। तो ये फ़र्क होता है। आप यहाँ पे आप देख लें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, एडमिशन प्रोसेस हो गए, ट्यूशन एंड फाइनेंशियल एड्स हो गई, ये आपके सामने आ रहा होता है। ये पैसे वैसे सब लिखे हुए आ रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अगर हम बात कर लें, ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, आप इसमें अप्लाई करते हो, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे। और किस तरीके से आप इसमें सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये
इसमें आपको आपका DSO यहाँ पे होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए DSO, वो आपको हेल्प आउट करता है। आप अगर आपको कोई सवाल है आप ईमेल करो, वो आपको जवाब देगा। आपको कॉल करनी है कॉल करो, आपको जूम मीटिंग रखनी है जूम मीटिंग फिक्स करो, वो आपको जवाब देगा, आपसे डिस्कशन करेगा, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सब बताएगा। आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको जहाँ फंस रहे हो वो आपको सब बताएगा। सही है। सो मूविंग ऑन, अभी हम चलते हैं जल्दी से। ये हमने अपना पार्ट वन हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट टू की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताना शुरू करा, रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास। हमारे पास चीज़ें बेसिकली आती हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मास्टर्स के बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, बैचलर्स के लिए तो आपके पास आपकी जो इंटर की ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट है, वो आपका IBC से अटैच होना चाहिए। और क्योंकि ये ज़रूरी है। और उसको अब ये मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम का, ये आपके लिए वेरी नहीं करता क्योंकि आप मास्टर्स के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आपकी वो, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी IBC से अटेस्ट होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना वो उसमें जाली डिग्रियों का हिसाब किताब कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए। अब उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर है, अगर आप सेट है, एक्ट है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो गिरी GMAT कर सकते हैं। टॉफिल आइल्स हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, सब दोनों के सबके लिए ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आई बैचलर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता ये। और फिर उसके बाद रेज्यूम चाहिए होती है बैचलर्स वालों को भी। अच्छा, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट क्या बेसिकली होता है। पर्पस ऑफ स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि आप इसमें बताएं आप ये प्रोग्राम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, आप अपना गोल बताएं, एम बताएं। ये आपको लिखना होता है 250 वर्ड्स का। और उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी होती है किसी। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो क्या होती है। एप्लीकेशन फ़ी बेसिकली ये होती है कि कभी आपसे वो फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं एप्लीकेशन फ़ी। या अगर कुछ चार्ज कर रही हैं तो वो रिफंडेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आपकी सेमेस्टर फ़ी एडजस्टमेंट के अंदर। तो ये चीज़ होती है। अगर मैं ऑन दी अदर साइड में मास्टर्स के बच्चों के लिए बात करूँ, तो बात कर लेते हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री की। इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना आपको, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है बजाय बात की परेशानी के लिए बचने के लिए, आप अपना HEC पे पोर्टल बनाइए। उस पे लॉगिन करने के बाद अपने आप को जो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो दीजिए। फिर उसके बाद आपसे एक पेज खुलता है वो आपके सामने। उसमें बोलता है कि जो है ना आप अपनी डिग्री अटैच करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट अटैच करवानी है, आपको फोटो कॉपी अटैच करवानी है। वो सब आपने सेलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पे आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री सेलेक्ट करनी है, यस, 1। फिर ट्रांसक्रिप्ट करनी है, 1। ये 2 पेजेस हो गए। फिर उसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड करूँगा आप अपने साथ उन दोनों की कॉपियाँ अटैच करवा लीजिए। अच्छा, कॉपीज़ पहले अटैच कभी नहीं हो सकती जब तक आपकी ओरिजिनल अटैच नहीं हुई हो, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद ना हो HEC के पास। जब ये चारों पेजेस आप अटैच के लिए कर लेंगे, यस। फिर उसके बाद आपको उसके पैसे बता देगा एट द एंड के ऊपर। वो पैसों के साथ वो एक रिसीट प्रिंट कर देगा। वो लेके वो एक रिसीट वो, और चार आपकी जो दो ओरिजिनल पेपर्स, दो ओरिजिनल पेपर, 2 कॉपियाँ, 5 पेपर आपने लेके जाने हैं TCS के ऑफिस। TCS के ऑफिस लेके जाएं, वो आपके सामने एनवलप में पैक करेंगे। आप वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, HEC के भी पैसे वही लेगा और TCS अपनी फ़ीस भी लेगा। विद इन अ वीक वो आपको आपके घर पे डिलीवर कर देंगे अटैच करके। अच्छा भाई, अब मैंने ये जो आपको कॉपीज़ अटैच करने का बोला है, ये क्यों बोला है, ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने अलग से $400 लगा चुका हूँ। $100 DHL को भेजने के, और $288 वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को दिए थे जब मैं शुरू शुरू में आया, तो कुछ मिला जुला के $400 मेरे लगे थे। तो अब ये वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी और एवरेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये वैस आपके लिए ज़रूरी है। वैस के अलावा भी एक दो और आते हैं, लेकिन मैं वैस को ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने वैस से ही काम कराया था अपना। अब आपने यहाँ पे ये करना है बेसिकली, आपने जो आपकी जो कॉपीज़ अटैच करवाई है ना उनको सील करके आपने वैस के ऊपर अपना पोर्टल वगैरह बना के सब कुछ करके उनको कनाडा भेजनी है। फ़ी पे करनी है। फिर वो आपकी वेरीफाई करेंगे आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को, जो कोर्सेज़ हैं उनको एवेल्यूएट करेंगे कि हाँ भाई ये कोर्सेज़ हमारे हिसाब से ये पढ़ाई के काबिल थे या नहीं है। तो वो हो जाएंगे। फिर आपको
15-20 दिन बाद एक आपको 4-5 पेज का मोटा सा एनवलप आता है, उसमें आपको हर कोर्सेज की डिटेल के साथ इवेल्युएशन दी हुई होती है, यस हमने इसको एक्सेप्ट करा 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 ये। तो आपकी ये वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए काम आएंगी वो जो कॉपीज़। और अगर आप बाहर आपको आना ही है तो ये अच्छा है कि आप पहले से ही करा के रखें यूएस कनाडा के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर तो आपने एक अच्छी हैवी यूनिवर्सिटी में जाना है, वर्थ इट, हार्वर्ड, सैनफोर्ड, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, या न्यूयॉर्क स्टेट, शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी, तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत टॉप क्लास आती हैं। उनके लिए फिर आपको जी मैट, गिरी, सेट, एक्ट, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं। अगर नहीं आपने एवरेज यूनिवर्सिटी में आना है तो उसमें ऑप्शनल होती हैं चीज़ें, तो उसमें इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, करो ना करो बात बराबर होती है। लेकिन कहीं अगर मैं एक पॉजिटिव वे में बोलूँ, रिकमेंड करूँ, तो हाँ करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको ना उससे अगर आपके पास जी मेट सेट होता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है, फ़ीस के अंदर रियायत मिल जाती है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात कर लूँ मैं आपसे, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूँ ज़रूरी होता है आपको, ये आपको प्रोफेसर से अपने लेना पड़ता है। 2-3 रिकमेंडेशन ले लीजिए, उसमें प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिख के देते हैं ये बच्चे ने हमारे पास पढ़ा है, गुड स्टैंडिंग है इसकी। हालांकि ये होती हैं सारी, मेरी तो कुछ भी मेरी तो नहीं थी। मेरा टीचर बोलता था तू तू हमारे से परे रहा कर, तू मेरे पास नहीं आया कर। कुछ टीचर तो बोलते थे कभी यूनिवर्सिटी की भी शक्ल देख लिया करो, क्लासेस की भी शक्ल देख लिया करो। खैर एनीवेज, फिर उसके बाद आता है एम ओ आई बेसिकली ये होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड पे लिख के देती है, ये स्टूडेंट अफेयर से मिलता है। वो ये होता है कि आपको उस पर लिखा होता है कि जो आपको पूरी पढ़ाई कराई गई है उसका जो कोर्स स्पेक्ट्रम है वो सारा इंग्लिश के अंदर था। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आप ऐसे होता है ये पूरी, समझ लो आप 2 पेजेस 250 वर्ड्स का होता है, इस पर लिखते हो कि भाई आपका गोल क्या है, आप जो पढ़ने जाना चाह रहे हो ये क्यों आपको ये पढ़ना चाह रहे हो, क्या आपको हेल्प करेगा, क्या आपको इससे फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें आप उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताते हो। फिर उसके बाद रेज्यूमे आ जाती है आपकी। फिर और वही एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आपको बैचलर्स के लिए बताई, वही सेम प्रोसेस इधर भी होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करें। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन की कैसे करें, तो इसमें कुछ भी नहीं होता। मैं आपको छोटी सी क्लिप्स दिखा देता हूँ इसकी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूँ, लेट सपोज मैं ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, गेट स्टार्ट करते हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो अपना अकाउंट बनाएं। अब लेट सपोज मैं अपना अकाउंट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें, ये मैंने आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया अपना, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल ईमेल वगैरह डाली थी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया, सिंपल है वो। आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और आपको उसको सबमिट ओके करना है। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपने मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के लिए यहाँ जाना है। ये मैंने अभी एप्लीकेशन बनाई है, देख सकते हैं 7 तारीख 7 जुलाई नहीं सॉरी जुलाई 19 को, गलत बोल दिया। तो उसके बाद आपने ये यहाँ पे इसको ओपन एप्लीकेशन पे जाना है। अब ये आपके सामने देखें, ये पूरी एप्लीकेशन आ गई। इट वॉज वेरी इजी। आपने अपना नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फिर उसके बाद आपने ईमेल डालनी है। तो मैंने अपनी किसी ज़माने की एक यूनिवर्सिटी की डाली हुई थी। तो फिर आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपका ये सारी चीज़ें आएंगी, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आके, ये मूविंग ऑन, ये आपने यहाँ पे, ये यहाँ से आपने फिर ये यहाँ पे ग्रेजुएट एकेडमिक प्रोग्राम में डालना है, आपको कौन से प्रोग्राम में पढ़ना है, ये सारे प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है। और ये कंटिन्यू करके एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आके आपको अपने कोर्स जो भी आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, यहाँ पे सारे ऐड करने हैं। तो ये ऐड न्यू करके आपने स्कूल नेम डालना है, स्कूल कंट्री डालना है, लेवल ऑफ स्टडी स्टेटस डालना है, जो भी आपका वो डाल के करना है, आगे बढ़ना है। फिर सिग्नेचर्स के अंदर जब आप ये कर देते हैं, आई गेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये होती हैं आपको हाथ के हाथ ही बोलती हैं कि आप अपने फॉर्म अटैच करो, इसके अटैच करते जाओ, सॉरी अटैच से मुराद अपलोड, अटैच भी बोल सकते हैं, अपलोड भी बोल सकते हैं। अब वो करते चले जाओ। फिर उसके बाद रिव्यूज़ के अंदर आके आप ये तो सारी आपको ही करते हैं, तो फिर आप सेव फॉर लेटर कर देते हैं, सेव सबमिट करते हैं। तो वो आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव होती है, तो फिर आपसे बोलते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। तो ये तरीके की चीज़ होती है। आपको मैंने आई गेस ये बहुत ईजी वे में मैंने आपको बता दी, ये समझ में आ गई होगी एप्लीकेशन कैसे करनी है। फिर अगर मैं तीसरी बात करता हूँ, कहाँ चला जाता है मेरा माउस भी यार, I-20 एक्सेप्टेंस लेटर, यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी। अब ये क्या होती है बेसिकली,
I-20 बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता। सही है। और एक्सेप्टेंस लेटर, कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेंस लेटर भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी I-20 भी देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी I-20 तो देती ही देती है, इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। मैं बोलने का मकसद ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ I-20 दे देंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ I-20 के साथ एक्सेप्टेंस लेटर भी देती हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ I-20 देती हैं। अब I-20 कैसा होता है, कैसा नहीं होता, वो कहाँ से कैसे हासिल होगा। तो अब जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर देते हो, तमाम डॉक्यूमेंट दे देते हो, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपका आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट शुड बी फॉर $36,000 मिनिमम, यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, अगर कोई एवरेज यूनिवर्सिटी है आपके, इसको आपको शो करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आप I-20 एक्सेप्टेंस लेटर की बात करते हैं, I-20 एंड एक्सेप्टेंस लेटर के अगर अंदर हम देखते हैं तो ये किस तरीके का होता है, मैंने एक सैंपल डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, I-20 सैंपल। तो ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखें ये किस तरीके का होता है I-20 सैंपल। सबसे पहले ये आपको 3 पेज का पेपर मिलता है। सही है। आपका पहले पेज पे काम होता है। सबसे पहले ये जो आपकी होती है ना, ये सेफिस आईडी, दिस इज कॉल्ड सेफिस आईडी। तो ये जो चीज़ होती है सर्विस आईडी, ये वो ये आपकी होती है, ये पासपोर्ट सॉरी वीज़ा के ऊपर स्टैंप होती है, ये जाके एज इट इज़, ये N0004705512। ये कोई डिफरेंट नंबर होता है हर बंदे का, लेकिन ये वीज़ा के ऊपर जाके स्टैंप होता है राइट साइड के ऊपर नीचे की तरफ। फिर उसमें आपका ये नाम आ गया, आपका गिवन नेम, सर नेम आ गया, गिवन नेम आ गया, आप कहाँ की बर्थ है आपकी, ये कंट्री आ गई, और ये लाइक डेट ऑफ बर्थ आ गई। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, ये F1 जो लिखा हुआ है, F1, तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको आप F1 पे आओगे। अगर आपके साथ आपकी वाइफ आ रही हैं, आपके बेटे बच्चे आ रहे हैं, तो वो F2 पे आएंगे, वो डिपेंडेंट होते हैं। सही है। और ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद स्कूल की, ये स्कूल की इंफॉर्मेशन डली हुई होती है सारी, स्कूल की अप्रूवल डेट हो गई, स्कूल के डी, ये देखो, ये पता नहीं अबे यार, ये PSO, ये PDSO क्यों लगाया हुआ है, ये DSO बोलते हैं इसको, ये DSO का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये स्कूल का लिखा हुआ है, स्कूल नेम लिखा हुआ है, स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है, प्रोग्राम स्टडी आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ये सब लिखा हुआ है, डॉक्टरेट करने जा रहे हो, मेजर क्या है आपका, और मेजर 2 क्या है। कभी कभी लोगों के 2 मेजर होते हैं, जब आप ड्यूल मास्टर्स करते हो तो आप उसमें आपके 2 मेजर्स हो जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाती है मिसाल के तौर पे, या IT भी हो जाती है, तो ये दो, या साइबर सिक्योरिटी भी हो जाती है, तो ये 2 मेजर हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन प्रोग्राम का लिखा है, कब से स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा प्रोग्राम, ये प्रोफेशंसी रिक्वायर्ड थी उसमें क्या ये थी, तो इसने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, और इसमें आगे लिखा हुआ इंग्लिश प्रोफेशंसी नोटिस नोट्स, स्टूडेंट इज़ प्रोफिशिएंट, ये हो गई। अब उसके ना फाइनेंशियल ब्रेक डाउन होता है, ये 9 महीने का होता है। 9 महीने से मुराद ये बेसिकली 2 सेमेस्टर का, यहाँ पे समर को नहीं काउंट किया जाता, तो यहाँ पे फॉल और स्प्रिंग को ही काउंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपके 9 महीने के एक्सपेंसेस लिखे हुए होते हैं, ट्यूशन एंड फीस, लिविंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ डिपेंडेंट, अगर आपके कोई डिपेंडेंट आ रहा है तो उसके पर्सनल फंड्स के अंदर क्या है, स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली है, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना, सॉरी, रात के 1 बज रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। तो सॉरी, अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया, कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो सॉरी, यहाँ पे दो सेमेस्टर्स जो होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे स्प्रिंग और फॉल का जो सेमेस्टर होता है, 4 महीने का होता है फॉर IT डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में ये होता है, एक सेमेस्टर में 2 ट्रिमेस्टर होते हैं, यानी कि अगस्त के अंदर शुरू हो रहा है एक सेमेस्टर, तो दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि अगस्त में ट्रिमेस्टर जो होता है, अगस्त में शुरू हो रहा है तो अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर में 5-6 दिन के गैप से फिर दूसरा ट्रिमेस्टर शुरू हो रहा है, तो दिसंबर के अंदर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह सितंबर का भी होता है, सितंबर अगर जनवरी के एंड से शुरू हुआ है तो सेमेस्टर ख़त्म होगा मई के अंदर, लेकिन ट्रिमेस्टर है तो जनवरी के एंड से शुरू हो रहा है, तो मार्च के मिड में ख़त्म होगा, फिर हफ्ते की छुट्टी देके फिर दूसरा ट्रिमेस्टर शुरू करेंगे मार्च के एंड से, और वो ख़त्म होगा मई के अंदर। तो इस तरीके से होता है। अब ये आपको रिमार्क्स के अंदर, अगर मैं आपको तीसरी चीज़ रिमार्क्स के अंदर दिखाऊं, ओरिएंटेशन कब है ये लिखी हुई है आपको यहाँ पे, रिपोर्ट टू ISA इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सर्विसेज, ये यहाँ पे आपको सब रिपोर्ट करना होता है, और स्कूल की यहाँ पे आपका DSO साइन करता है इस जगह पे, और फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे आपके गार्जियन को साइन करना है। अच्छा, ये चीज़ें मैं भी आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि
ये अभी आपका काम नहीं होता, ये दूसरे पेज पे जब तक आप यहाँ पे आ जाओ फिर आपका काम होता है। ये देखें, मैंने आपको I-20 एन एक्सेप्टेंस लेटर का बता दिया। तो अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद आपके पास कहानी आती है पेइंग सर्विस फ़ी। पेइंग सर्विस फ़ी क्या है आपकी? सर्विस फ़ी बेसिकली ये होती है टू आपका I-20 मिलने के बाद जो होती है, ये बेसिकली सर्विस क्या होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये फ़ी जो होती है आपको $350 होती है, ये आपको पे करनी होती है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को ट्रैक करने के लिए ये बनाई गई है। और ये 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। अब आपके जहन में आएगी यार ये 1 साल बाद फिर पे करनी पड़ेगी, नहीं। ये बेसिकली होता ये है कि ये आपके पास 1 साल यानी कि 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2025 से लेके 30 जुलाई 2026 तक के लिए वैलिड है आपके पास। अब अगर आपका इसमें वीज़ा लग जाता है ठीक है, नहीं लगता तो आपका 1 साल, आपका 30 जुलाई 2026 के बाद वीज़ा लगता है तो आपको वापस से पे करनी पड़ेगी। अगर आपका वीज़ा लग गया इन दैट मीन टाइम, सो आपको पे करने की वापस ज़रूरत नहीं होती है। ये ना हो आप समझ रहे हो कि आपका वीज़ा लग गया फिर आपने अगले साल आके फिर से यहाँ पे अमेरिका में आके फीस पे करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आपने $350 पे करने होते हैं सिर्फ। और मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे डालता हूँ। और ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो पे I-901 फ़ी, सही है। अब यहाँ पे आपके सर्विस आईडी, जो सर्विस आईडी मैंने आपको यहाँ बताई थी, सर्विस आईडी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, देखें सर्विस आईडी आपकी ये लिखी हुई। ये सर्विस आईडी जो है ना N00 ये 5 की आती है। यहाँ पे आपका लास्ट नेम आएगा, गिव फर्स्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, सबमिट करेंगे फिर वो आपको चालान बना के देगा। तो यहाँ से आपको पे करनी होगी। क्रेडिट, ये क्रेडिट कार्ड से भी पे हो सकती है। ये देख लेना आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं मेक श्योर करता चलूँ आपको, बाज़ वक़्त लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर कोई बंदा अपने साथ अपने स्पॉन्सर को, स्पाउस को या अपने साथ डिप कोई आपके साथ डिपेंडेंट आ रहा है, वो कुछ लोगों के जहन में होता है कि यार हमें फ़ीस, हमें उनकी भी सर्विस फ़ी पे करनी है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ीस आपकी पे होती है, उनकी नहीं होगी। और आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, डोंट पे फॉर द डिपेंडेंट चाइल्ड और स्पाउस हु इज़ ऑन F2 M1 और J2 वीज़ा। बेसिकली ये J2 और ये F2 और ये M सारी कैटेगरी ये स्टूडेंट्स की होती हैं। ये विजिटर्स क्रेडिट ट्रांसफ़र या विजिटर या जॉब, पढ़ाई के साथ जॉब के वीज़ा पे आते हैं। तो ये इस तरीके के इनके ये चीज़ें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़ीस आपको पे करनी है जो आप एक्चुअल बंदा है F1 या M1 या J1 वीज़ा वाला। तो आई होप आपको ये यहाँ तक भी ये वाला स्टेप भी समझ में अच्छा, यहाँ ये करने के बाद आपको इधर से रिसीट मिलती है आपको। वो मेरा ख्याल में आपको विद इन 24 आवर जनरेट हो जाती है, क्योंकि एक दिन ट्रांजैक्शन को लगता है, उसके बाद ये जनरेट हो जाती है, आपको यहाँ से मिल जाती है। आई थिंक आपको ईमेल भी आ जाती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आपको इंटरव्यू के वक्त अपने साथ रखनी होती है। तो मूविंग ऑन, 5वें स्टेप पे चलते हैं। अब 5वां स्टेप में क्या बोलता है, फाइलिंग अ DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म क्यों ज़रूरी है बिफोर इंटरव्यू शेड्यूल करने के? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो आपको एक नंबर अलॉट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं DS-160 की, सही है। फाइलिंग DS-160 बेसिकली ये क्या होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइल योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है। आपको ये किस तरह फिल करनी है, ये मैंने यहाँ पे आपको ये लिंक भी दिया हुआ है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करा, फिर आप यहाँ पे गए, आपने ये डाला आपको ये यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करा आपने। फिर उसके बाद ये आज हमारा नेट पता नहीं क्यों मर रहा है। अभी देखें आपके सामने आ गया DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, ये आपने इसको खोला। अच्छा, तो अभी जैसे इसके अंदर आपने, मैंने ये आपके सामने मैंने लिंक खोल लिया है इसको, और अब ये यहाँ पे मैंने पाकिस्तान डाला, ये यहाँ पे कोड डाल दिया। आपकी अगर नई एप्लीकेशन है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपकी 2x2 की वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, कान ऐसे खुले होने चाहिए जो यूएस की रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशनल भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास, अगर आई डोंट थिंक बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे अभी अपलोड करनी होती है, मुझे याद नहीं सही।
लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आप जो यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करें तो आपके पास होंगे, तो आप यहाँ पे इजीली अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिट्रीव एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है आप यहाँ पे जाके रिट्रीव कर सकते हैं, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक उसमें मांगता है आपकी ग्रैंड पेरेंट का लास्ट नेम मांगता है, और ग्रैंड पेरेंट का नेम मांगता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता है, तो उससे वो खोल देता है। तो ये यहाँ से हो जाएगा। तो अब ये एक चीज़ ही मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और यहाँ से जब वो आप कर लेंगे, अच्छा याद रहे आपके पास 24 आवर्स पहले तक, इंटरव्यू से पहले तक का टाइम होता है, आप इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास एक नंबर का कन्फर्म DS 160 की कंफर्मेशन जनरेट हो जाती है। लाइक उस पेज को प्रिंट कर लेना, DS 160 कंफर्मेशन पेज। DS 160 कंफर्मेशन पेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। DS 160 कंफर्मेशन पेज बोल रहा है ये आपका नेम प्रोवाइडेड आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, प्लेस और बता देगा कहाँ पैदा हुए थे, जेंडर बताएगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मैं नंबर बोल रहा था ना, ये बारकोड वाला, ये चीज़ होती है, ये मेन चीज़ होती है, ये कंफर्मेशन ये आपके डलती है इंटरव्यू जब आप शेड्यूल कर रहे होते हो उसके ऊपर। ये आप देख लें। अभी आपके पास कंफर्मेशन पेज प्रिंट हो जाता है, ये एक ही पेज होता है, आपको एक ही पेज लेके जाना होता है। उसके अलावा जो आप पूरी डिटेल फिल करते हो इसके बाद 11-12 पेज की, वो आपको नहीं लेके जानी होती, क्योंकि वेन्यू मतलब कि इंटरव्यू के दौरान आपने ये लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको ज़रूरत जो पड़ती है अंदर जो आप लेके जाते हो ना, सिर्फ अपने साथ हाथ में जो आपके होता है पासपोर्ट होता है, आपका I-20 होता है, आपका DS 160 होता है, दैट्स ऑल। आपके पास आप दूसरे हाथ में आपकी फाइल होती है, अगर वो आपसे कोई पेपर मांग ले तो उसके लिए काम आती है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे शेड्यूलिंग वीज़ा इंटरव्यू की। अब अगर यहाँ पे शेड्यूलिंग वीज़ा इंटरव्यू में ये होता है, ये आपकी DS 160 और सर्विस फी पे करने के बाद आपको US एम्बेसी या कॉन्सुलेट वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करना करना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ पे ये US एम्बेसी का कर रहे हैं, शेड्यूल करना है आपके पास, जब आपने DS 160 पे कर दी, नॉन इमिग्रेंट वीज़ास के लिए होती है। और यहाँ पे कराची में तो एम टी खान रोड के ऊपर है US एम्बेसी। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा डायरेक्टली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी। अब ये देखें, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा US कॉन्सुलेट आ गया, US ट्रेवल डॉट के ऊपर .com के ऊपर जाके इफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अभी देखें ये लिखा हुआ रहा नोटिस फॉर SMJ, ये सोशल मीडिया वेंटिंग, इसको आप छोड़ दें। मैं आप ये यहाँ से आपने वीज़ा लॉगिन करना है, यहाँ से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई करना है वो आपको सब चीज़ें बताएगा। या अगर आप हाउ टू अप्लाई के ऊपर जाते हैं, ये बताएगा कि नो योर वीज़ा टाइप आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, पे योर वीज़ा फ़ी। मैं आपको एक लेट सपोज दिखा देता हूँ वीज़ा फ़ी कितनी होती है। अगर आप F कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी वीज़ा फ़ी होती है, हाँ देखें, अब ये एप्लीकेशन आइटम जो होते हैं, पहले मैं वीज़ा फ़ी बाद में बताता हूँ। ये देखें सारे के सारे एप्लीकेशन जो आइटम्स होते हैं आपके, नॉन जो आपको ज़रूरत होती है, ये सब लिखा हुआ होता है यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए। सही है। और ये आपकी 2x2 की पिक्चर मस्ट है, अगर ये थोड़ी बहुत भी ख़राब होती है ना तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का भी डर होता है। तो वैसे यहाँ लिखा हुआ आ नहीं रहा वीज़ा फ़ी कितनी होती है, लेकिन आई थिंक DS 160 फीस, ये देखें $185 आ रहा। अगर आप भी लाइक F1 है तो आपकी 185 है। और वर्कर वीज़ा अगर होता है HLOPQR, उसकी फीस होती है 205। अभी F1 पे ही रहते हैं, तो ये आपने यहाँ से करना होता है। यहाँ से सब फाइलिंग वगैरह करने के बाद, शेड्यूल इंटरव्यू करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट जल्दी ले लिया आपने, अपॉइंटमेंट स्लॉट सेलेक्ट कर ली। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मेरे टाइम पे तो भाई अगले अगले दिन के स्लॉट्स मिल रहे थे, लेकिन अभी मैंने जो सुना है तो वो मिल रहे हैं महीने महीने, 4-4 महीने बाद के स्लॉट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको अपना कोई US एजुकेशन का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है, तो यू नीड टू वर्क लाइक, अगर आपको अगले साल पढ़ना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने में आपको तकरीबन 2 महीने 3 महीने लगते हैं यूनिवर्सिटी से। जब आप तकरीबन 2 महीने नहीं, 2 महीने मैक्सिमम हर चीज़ के अंदर आपके लगते हैं, 3 महीने नहीं। तो आपका जवाब आने में, सब कुछ होने में, लेकिन उसके बाद जो वीज़ा का वेट होता है, ये सब चीज़ों का टाइम लंबा होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको जल्द अज जल्द करें ताकि ये आपका काम हो जाए। यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर वीज़ा इंटरव्यू, अब ये आती है यहाँ पे कहानी, प्रिपेयरिंग फॉर वीज़ा इंटरव्यू। अब ये कैसे करना है, ये बेसिकली ये इस तरीके से होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो लेके जाने हैं। प्रिपरेशन तो एक अलग चीज़ है,
जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट, I-20 सर्विस रिसीट जो आपने सर्विस फ़ी पे करी है। अगर मैं आपको सर्विस फ़ी रिसीट भी एक एक मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्विस फ़ी इस तरीके की होती है, ये इस तरीके की कंफर्मेशन आपको आती है। यहाँ पे आपका कंफर्मेशन नंबर लिखा हुआ होता है, केस टाइप लिखा होता है कि किस तरीके कौन सा केस है, F1 है जो भी है। आपका नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ होता है, रिसीव डेट एंड नोटिस डेट एप्लीकेंट, ये सब ये आपका यहाँ पे लिखा होता है। ये एक पेज का होता है, ये कोई 2-4 पेज का नहीं होता, ये सिर्फ एक पेज का होता है। आपके बाद अब उसका DS-160 कंफर्मेशन जो मैंने आपको दिखा दी पहले, वो DS-160 फॉर्म फिल करके आपको एक पेज की कंफर्मेशन मिलती है। यूनिवर्सिटी लेट एक्सेप्टेंस लेटर एंड I-20, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपका डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई आपने टेस्ट दिया, आइल्स है, ड्यूलिंगो है या जीमेट है, टॉफिल है, ग्री है, उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास वो स्कोर कार्ड होने चाहिए, स्कोर शीट होनी चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आप खुद आपके अगर आपकी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनका स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, बैंक का एफिडेविट होना चाहिए और प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर मैंने अपने फादर की लगाई थी तो मैंने उनका प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह ये सब लगाया था। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके पास आपको खुद को स्पॉन्सर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स, कारोबार की डिटेल्स आपकी सब, ये सब। अगर ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आई डोंट थिंक इतने ज़रूरी होते हैं, मेरे से तो कभी नहीं मांगे। तो लेकिन इंटरव्यू, अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली थी, दूसरा पॉइंट है इंटरव्यू का हमारा। कौन, जाहिर बात है मैंने यहाँ लिखा हुआ कॉन्फिडेंट रहना है, सच बोलना है, लेकिन ये है कि आप नर्वस हो ही जाते हो, लेकिन फिर भी ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। वो घबराएं नहीं ज़्यादा। आप जब इंसान घबराता है ना तो अपना ही नुकसान करता है। वो अगर कुछ सीधा सवाल भी जवाब भी देना चाह रहा है ना, उसमें भी गलत जवाब देना शुरू करता है। अगर फिर मैं इसके बाद बात करता हूँ अपना कोर्स, यूनिवर्सिटी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अगर मैं सिर्फ अभी अपने कोर्स एंड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, आपको अब सबसे पहले तो आपको कोर्स पता होना चाहिए, कोर्स क्या है, उसका कैरिकुलम क्या है, उसके हर कोर्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सही है। ये नहीं कि आपने बस कोर्स पता है, मैं बिजनेस MBA करने जा रहा हूँ या MSIT करने जा रहा हूँ, बस ये बहुत है। नहीं, आपको उसका कोर्स कैरिकुलम भी पता होना चाहिए, कितने क्रेडिट आ रहे हैं और हर कोर्स क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहिए। यूनिवर्सिटी वो तुमसे पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, कैसे सिलेक्ट करी, तो आपको यूनिवर्सिटी का भी पता होना चाहिए। भाई रैंकिंग है, फी स्ट्रक्चर इस तरीके का है, यहाँ पे इस तरीके की ये सब जो भी है आपको सब पता होना चाहिए। और फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपसे लाजमी सवाल करेगा। फ्यूचर प्लान्स आपके कुछ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं इस बारे में इतनी गाइड नहीं कर पाऊँगा फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि अगर आप उनको बोलते हो कि डेफिनेटली आई गेट बैक टू पाकिस्तान, उनको भी पता पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। तो बस ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और कोई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपने अपने लिए बनाना है। फ्यूचर आपको अपने कोर्स की फील्ड पे, आपको अपनी फैमिली की फील्ड पे जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, ये सब चीज़ों पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके जी। तो हम अपनी आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, वीज़ा लगना देन ट्रेवल। अब पहले वीज़ा की बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा लगे, वीज़ा रेशो आजकल वैसे ही बहुत कम चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात किस्मत के ऊपर होती है। अगर आपके नसीब में है तो आप ट्रैवल कर आपका लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। सो इन दैट केस रिकमेंडेशन यही होनी चाहिए मेरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को एज मच एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल कर सकते हो वो करो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता, डोंट वरी अबाउट इट, आप वापस से अप्लाई कर लो। सही है। मेरा खुद जो है पहली अटैम्प्ट में वीज़ा नहीं लगा था। मेरे टाइम में तो ये था कि एक एक दिन की डेट्स मिल रही थी, आप वापस से अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपका लगेगा। मेरा खुद दूसरी अटैम्प्ट में लगा है। ये एक चीज़ हो गई हमारी। अब बात कर लें ट्रैवल की। अगर आपका वीज़ा लग जाए, आप ट्रैवल करना है आपने, मैं मेक श्योर करना चाहूँगा, अगर आप सोलो ट्रैवल है आपका, सोलो से मुराद ये कि आप वहाँ जाके खुद ही आपने मैनेज करना है, ये सब चीज़ें करनी है। सो प्लीज़ 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 डोंट लाइक आप अपने लगेज को इतना भरो नहीं कि जो है ना आपको यहाँ पे आके परेशानी होना शुरू हो जाए। तो मैं यही बोलूँगा, आप अपने साथ निकलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से एरिया में कौन सी लोकेशन पे जाना है। आपको वहाँ का वेदर के बारे में पता होना चाहिए, सर्दी कैसी पड़ती है, गर्मी कैसी पड़ती है। देन उस हिसाब से आप करें। मिसाल के तौर पे आप नेवाडा जा रहे हैं, फ्लोरिडा जा रहे हैं, वहाँ तो पाकिस्तान से गंदी पत्थर गर्मी पड़ती है। सर्दी का मौसम भी ऐसा आता है कि पाकिस्तान जितना आता है और ज़्यादा नहीं आता।
तो आप उस हिसाब से फिर ये ना हो कि आप मोटे मफलर, टोपे, डबल लेगी पैंट वगैरह ये सब लेके चल रहे हो, तो वो किसी काम की नहीं रहती, वो फिर सिर्फ और सिर्फ पड़ी रहती है और वो पहनने के काम ही नहीं आती आपको। फिर मजबूरी में आपको यहाँ से आपको उस फ्लोरिडा मियामी के मौसम के हिसाब से हल्की जैकेट खरीदनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लोकेशन चलने से पहले आप अपना वेदर को चेक करते चलो, किस इस रीजन में, इस एरिया में क्या वेदर किस हिसाब से पड़ता है। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि कोई शशके वाली शॉपिंग है ना करो, ना अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करो, ना अपने करो। शॉपिंग है, शॉपिंग है, शॉपिंग है। जो आपकी ज़रूरत है, आप जो करने आ रहे हो वो करो बिला वजह में। अभी नहीं है, अभी आपका गधा मजदूरी का टाइम शुरू हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो। तो बिला वजह में आप अपने आप को परेशान ना अपने घर वालों को परेशान करो। ये चीज़ हो गई। बाकी अगर किसी को भी मेरे से कोई भी लाइक वीज़ा रिलेटेड सवाल है या फाइलिंग रिलेटेड सवाल है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो पब्लिक मैंने अकाउंट बनाया है वो अटैच कर दूंगा, और आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आई एम गोना गाइड यू। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। ये तो बहुत लंबी है क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता।